क्रिप्टो में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस होता है तो बात अक्सर एक ही जगह अटक जाती है कि प्राइस कितना है, कितना ऊपर जा सकता है और ऑल टाइम हाई कब आएगा। लेकिन असली खेल वहां नहीं होता। असली खेल पर्दे के पीछे होता है, जहां कुछ लोग ब्लॉकचेन का फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसी फ्यूचर पर रोज ट्रेड कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की जो देखने में सेम इंडस्ट्री का हिस्सा लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच बिल्कुल अलग है। एक प्रोजेक्ट बिल्डर्स के लिए बना है जो सिस्टम्स और एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट ट्रेडर्स के लिए बना है जिनके लिए स्पीड, लिक्विडिटी, एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है। इनका कंपैरिजन प्राइस का नहीं, सोच का है। यानी कि जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ की जो सोच होती है ना, वो बहुत कम मिलती है, अलग अलग होती है। सेम वही चीज है भाई। आपकी क्या सोच है हस्बैंड या वाइफ के साथ, आप कमेंट करके बताना। इनका कंपैरिजन प्राइस का नहीं, सोच का है। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक को गहराई से समझे, अगर आप चैनल पर नए हो तो ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और एक छोटा सा टारगेट आप सभी के लिए, 300 लाइक्स का एम है इस वीडियो का। आप देखते हैं कितने टाइम में आप 300 लाइक्स कंप्लीट करते हो। दोस्तों, क्रिप्टो सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जहां अलग अलग लेयर्स एक दूसरे पर निर्भर करती है। एक लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है जहां ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोटोकॉल्स बनते हैं। ये वो जगह है जहां डेवलपर्स काम करते हैं, कोड लिखते हैं और नए यूज केसेस डिजाइन करते हैं। दूसरी लेयर होती है मार्केट्स की, जहां लिक्विडिटी आती है, ट्रेडिंग होती है और प्राइस डिस्कवरी होती है। यहाँ ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं जो स्पीड, वॉल्यूम और टाइमिंग पर फोकस करते हैं। अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो और लिक्विडिटी ना हो तो सिस्टम डेड हो जाता है, और अगर सिर्फ ट्रेडिंग हो लेकिन सॉलिड टेक्नोलॉजी ना हो तो पूरा खेल स्पेकुलेशन का बन जाता है। इथेरियम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पहले डेवलपर्स आए, उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स बनाए, उसके बाद डिफाई, एनएफटीज और गेमिंग प्रोजेक्ट्स आए, और जब ये सब बना तब ट्रेडिंग और लिक्विडिटी अपने आप फॉलो हो गई। इसी बिग पिक्चर के अंदर एस्टर और हाइपर लिक्विड को देखना जरूरी है। दोनों ही एक ही क्रिप्टो वर्ल्ड का हिस्सा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग लेयर पर है। एस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस वाली साइड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं हाइपर लिक्विड मार्केट और लिक्विडिटी वाली साइड को। इसलिए वीडियो किसी एक को विनर और दूसरे को लूजर बोलने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि क्रिप्टो में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी अलग होते हैं। पहले बात करते हैं एस्टर की, जहां से बिल्डर वाली दुनिया स्टार्ट होती है। एस्टर एक ऐसा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो पोल्काडॉट इकोसिस्टम के साथ गहराई से कनेक्टेड है। पोल्काडॉट का बेसिक आइडिया यह है कि फ्यूचर में सिर्फ एक ब्लॉकचेन का राज नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल ब्लॉकचेन्स होंगे जो आपस में कनेक्ट होकर काम करेंगे। इसी विजन के अंदर एस्टर का रोल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हब का बनता है। एस्टर डेवलपर्स को एक ऐसी जगह देता है जहां वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिना यह सोचे कि उनका कोड सिर्फ एक हाइप के एनवायरनमेंट तक लिमिटेड रहे। एस्टर का सबसे जरूरी फीचर है मल्टी वर्चुअल मशीन सपोर्ट। इसका मतलब यह है कि जो डेवलपर्स इथेरियम के ईवीएम पर काम करते हैं वो भी यहां आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, और जो डेवलपर्स वेब असेंबली यानी वाज्म पर कंफर्टेबल हैं उनके लिए भी यहां जगह है। इसको ऐसे समझे कि आप एक शहर बना रहे हो जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आ सकते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई तमिल। अगर शहर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अलो करे तो काफी लोग शुरू में ही बाहर हो जाते हैं। एस्टर इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। क्रिप्टो की दुनिया में लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। एस्टर कहता है चाहे आप ईवीएम से आए हो या फिर वाज्म से, आप बिना अपनी आदत छोड़े यहां बिल्ड कर सकते हो। इस फ्लेक्सिबिलिटी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट काफी बड़ा होता है। एंट्री बैरियर कम होता है, एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ता है और इकोसिस्टम अपने आप ग्रो करता है। जैसे शहर में लोग बढ़ते हैं तो दुकानें, सर्विसेज और इकोनॉमी डेवलप होती है, वैसे ही एस्टर पर ज्यादा डेवलपर्स आने से यूजर्स और एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। इसी वजह से एस्टर को एक बिल्डर फर्स्ट प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां फोकस शॉर्ट टर्म हाइप से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, जहां सिर्फ विजन नहीं बल्कि एक्चुअल यूजेज समझना जरूरी हो जाता है। एस्टर के इकोसिस्टम का सेंटर है उसका टोकन ASTR। ये टोकन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, बल्कि नेटवर्क इसकी मदद से काम करता है। जब कोई यूजर या डेवलपर एस्टर नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन करता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है या किसी डैप के साथ इंटरेक्ट करता है तो नेटवर्क फीस ASTR में ही पे होती है। एस्टर का जरूरी इस्तेमाल स्टेकिंग में होता है। जो लोग ASTR स्टेक करते हैं वो डायरेक्टली नेटवर्क की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसे ऐसे समझो कि ये लोग नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके बदले उन्हें रिवार्ड्स मिलते हैं। इससे एक हेल्थी साइकिल बनती है जहां यूजर्स, डेवलपर्स और वैलिडेटर सबका इंटरेस्ट नेटवर्क के लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा होता है। गवर्नेंस भी एस्टर का एक मेजर रोल है। एस्टर पर फ्यूचर में कौन से अपग्रेड्स आएंगे, नेटवर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इन सब डिसीजंस में टोकन होल्डर्स की आवाज होती है। मतलब ये प्रोजेक्ट एक कंपनी के हाथ में नहीं होता, बल्कि कम्युनिटी के साथ ग्रो होता है। यूज केसेस की बात करें तो एस्टर पर डिफाई प्रोटोकॉल्स, NFT प्रोजेक्ट्स और गेमिंग एप्लीकेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है। पोल्काडॉट के साथ इंटरऑपरेबिलिटी होने
होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में दूसरे ब्लॉकचेन्स के यूजर्स तक भी पहुंच सकते हैं। ग्रोथ यहाँ शायद स्लो दिखे, लेकिन जो चीज धीरे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनती है वो ज्यादा समय तक टिकती है। इसका एक एग्जांपल आप बाइनेंस से ले सकते हो, बाइनेंस का कॉइन BNB। मैं बाइनेंस का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं कि बाइनेंस कभी $0.5 पर ट्रेड होता था। $0.5 वाला कॉइन्स लगभग $1300-1400 जाकर आ चुका है। आप यकीन कर सकते हो नहीं। और बाइनेंस के जो फाउंडर हैं CG, उन्होंने $2 मिलियन से बाय किया है एस्टर $1 के आसपास की रेंज में, और उसके बाद 30% प्राइस 1 घंटे के अंदर चला गया था। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अंदर बाइनेंस के फाउंडर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इसको होल्ड करूंगा भाई, ट्रेड के लिए नहीं है। अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है बिल्डर से ट्रेडर्स की दुनिया में। यहीं पर हाइपर लिक्विड एंट्री लेता है। हाइपर लिक्विड को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोग किस चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं। ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अक्सर स्लो होते हैं, लिक्विडिटी लिमिटेड होती है और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में डिले होता है। जब मार्केट फास्ट मूव करता है तो ये डिलेस डायरेक्ट लॉस में बदल जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन पकड़ने के लिए बस 10 सेकंड बचे हैं। आप काउंटर पर टिकट लेने जाते हो, लाइन लंबी है और सिस्टम स्लो चल रहा है, ट्रेन छूट जाती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्लो डेक्स बिल्कुल ऐसा ही फील देते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन सिस्टम स्लो होने की वजह से ट्रेड मिस हो जाता है। इसी वजह से काफी ट्रेडर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर डिपेंड रहते हैं। वहां स्पीड होती है, ऑर्डर बुक क्लियर होती है और एग्जीक्यूशन आसान होता है। लेकिन ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप अपना बैग किसी और के हाथ में देकर ट्रेन में चढ़ रहे हो। जब तक सब ठीक है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर बैग ही गायब हो जाए कुछ करने का ऑप्शन नहीं बचता। क्रिप्टो इतिहास में ऐसे काफी एग्जांपल्स मिलते हैं। बाकी मैं कौन सी सेंट्रल एक्सचेंज यूज करता हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। हाइपर लिक्विडिटी गैप को टारगेट करते हैं। आइडिया है कि ट्रेडर्स को सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसा एक्सपीरियंस दो लेकिन बिना उनसे कंट्रोल छीने। इसके लिए हाइपर लिक्विड ने अपना खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया ताकि स्पीड और परफॉर्मेंस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर हाई स्पीड ट्रेडिंग और एक्टिव ट्रेडर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। यहां मेन फोकस होता है परपेचुअल फ्यूचर्स पर, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और जहां ट्रेडर्स लेवरेज के साथ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ये वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हाइपर लिक्विड को एक ट्रेडर प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ डिसेंट्रलाइज रहना नहीं बल्कि ट्रेडिंग को फास्ट और रिलायबल बनाना होता है। बात करें हाइपर लिक्विड के यूज केस के बारे में तो इसका सबसे स्टैंड आउट फीचर है इसका ऑन चेन ऑर्डर बुक। आमतौर पर जब हम ऑन चेन सुनते हैं तो दिमाग में स्लो ट्रांजैक्शंस और हाई फीस आती है, लेकिन हाइपर लिक्विड ने इसको अलग तरीके से डिजाइन किया है जिससे ऑर्डर्स फास्ट प्लेस होते हैं और एग्जीक्यूशन तुरंत फील होता है। यह स्पीड सिर्फ कंफर्ट का इशू नहीं है बल्कि सर्वाइवल का इशू है। लीवरेज ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिले भी लिक्विडेशन तक ले जा सकता है, इसलिए हाइपर लिक्विड लो लेटेंसी पर फोकस करता है ताकि ट्रेडर्स को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसा रिस्पांस मिले और वो भी बिना सेंट्रलाइज रिस्क के। गैस फीस भी उससे कम रहती है जिससे ज्यादा ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट मैनेजेबल हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक और जरूरी चीज होती है इसकी ट्रांसपेरेंसी। हाइपर लिक्विड में ऑर्डर बुक विजिबल होती है और प्राइस डिस्कवरी ओपन होती है। इससे मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क कम होता है क्योंकि सब कुछ सिस्टम के अंदर ही हो रहा होता है। ये चीज सीरियस ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है जो सिर्फ हाइप के लिए नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन क्वालिटी के लिए ट्रेड करते हैं। आप दोनों प्रोजेक्ट्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं क्योंकि यहीं से असली पिक्चर समझ आती है। अगर मैं एस्टर और हाइपर लिक्विड का कंपैरिजन फीचर बाय फीचर करूंगा तो ये ऑडियंस के लिए मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि दोनों का काम अलग अलग लेयर पर है। ये कंपैरिजन असल में बिल्डर्स और ट्रेडर्स के बीच सोचने के नजरिए में वो अंतर है जो बताता है। बिल्डर माइंडसेट लॉन्ग टर्म का सोचता है, उनके लिए सबसे जरूरी होता है फाउंडेशन, टूलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। एस्टर इसी सोच को रिप्रेजेंट करता है। यहां चीजें धीरे धीरे मूव करती है लेकिन जो भी बनता है वो बेस स्ट्रॉन्ग करके बनता है। डेवलपर्स को समय दिया जाता है एक्सपेरिमेंट करने का, फेल होने का और फिर बेटर वर्जन बिल्ड करने का। रिजल्ट शायद तुरंत प्राइस में न दिखे लेकिन इकोसिस्टम चुपचाप जो है वो मैच्योर होता रहता है। ट्रेडर माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। यहाँ टाइम होरिजन शॉर्ट होता है। अपॉर्चुनिटी आज है तो डिसीजन आज ही लेना होता है। हाइपर लिक्विड इसी सोच के साथ बना है। यहाँ फोकस स्पीड, लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन पर होता है। टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ एक टूल का होता है जो ट्रेडर के डिसीजन को स्लो नहीं करे। जो सिस्टम स्लो है वो ट्रेडर के लिए यूजलेस है। इसे ऐसे समझो कि बिल्डर्स वो लोग हैं जो शहर बसाते हैं, रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाते हैं। ट्रेडर्स वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में डेली बाइंग और सेलिंग करते हैं। दोनों जरूरी हैं। शहर बिना मार्केट के डेड है और मार्केट बिना शहर के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए व्यूअर्स के लिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं हो चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा ऊपर जाएगा। सवाल ये होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, बिल्डर माइंडसेट या ट्रेडर माइंडसेट। मैं बात करूं तो भाई मेरा बिल्डर माइंडसेट है। क्रिप्टो में हर चीज ट्राई करना जरूरी नहीं होता। जो चीज आप समझ पाओ वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब कमेंट में आप बताओ आप खुद को
ज्यादा बिल्डर माइंडसेट के पास पाते हो या फिर ट्रेडर माइंडसेट के पास। तो हम चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, हम टेक्निकल एनालिसिस करके हाइपर लिक्विड और एस्टर का डिटेल्स कंपैरिजन करते हैं कि कहां पर हमें बाइंग करनी चाहिए और क्या हमारे टारगेट होंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों एक्सचेंजेस का डिटेल्स वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, दोनों को कमेंट करके बताइएगा। जिस एक्सचेंजेस के ज्यादा कमेंट होंगे मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो एज सून एज पॉसिबल बनाने की। दोस्तों यहां पर भी अगर आप देखें, ये एस्टर का चार्ट है, करंट प्राइस है अभी 72 सेंट। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो था $2.43 का। ये एमएक्सी का चार्ट है, बाइनेंस पर ये बाद में लिस्टेड हुआ था, एमएक्सी पर पहले, तो यहाँ पर ज्यादा डेटा है। 73% ऑलरेडी डाउन आ चुके हैं, करेक्शन आ चुके हैं ऑल टाइम हाई से, लेकिन अभी और डाउन आ सकता है, मतलब 80% श्योरिटी नहीं है, आ सकता है। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज है, मैं 6 आवर का चार्ट लेता हूँ, पहले डेली में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये बेरिश फ्लैग है, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन हुआ था जब इसने 1.6 को ब्रेक किया, उसके बाद इसने लो बनाया 72 सेंट, और 72 सेंट के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे इसने जो नया हाई लगाया वो था इसका यहाँ पर 1.41 का। देन उसके बाद अगेन इसका ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बना 1.08 का, देन क्रैश, और प्राइस ने लो लगाया 65 सेंट का 23 दिसंबर को। अब अगर हम यहाँ पर 4 आवर या 6 आवर में तो आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर। तो ये आप देखो, जब जब बेरिश फ्लैग बने प्राइस नीचे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर आप देखो, और जब ये बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड में रेसिस्टेंस बनाया प्राइस ने, और उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे क्रैश यहाँ से। अब अगर आप यहाँ पर आगे देखो, सेम यहाँ पर भी ये चीज, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ 1.05, देन इसको रेसिस्टेंस बनाया और दोबारा क्रैश। तो सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी नीचे आप देखोगे सपोर्ट लाइन है, ऊपर आपकी रेसिस्टेंस लाइन है। तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 80 सेंट से लेकर 82, 83 ये आप कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ से अगर करेक्शन आती है और ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन होता है, देन आप कंसीडर कर सकते हो कि प्राइस इसका जो है वो 55, 60 की रेंज में आ सकते हैं। हो सकता है 50 सेंट तक भी आ जाए, बट 55 टू 60 ये आप कंसीडर कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि अगर ब्रेक डाउन नीचे की साइड होता है। तो इसका जो भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आप लगभग आप कंसीडर कर सकते हो 65, 67 सेंट का जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देन उसके बाद यहाँ पर आ सकता है जब ये ब्रेक डाउन होगा। टारगेट की बात करें तो मेन टारगेट इसके उसके बाद ही निकलेंगे, जो बड़े हम टाइम फ्रेम में देखेंगे, जब थोड़ी हिस्ट्री हमें इसकी और देखने को मिलेगी। अब इसकी हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, हार्डली 3-4 मंथ की है, बट जो इसका पहला टारगेट है वो ये रेसिस्टेंस है 90 सेंट का, ये कंसीडर कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट है वो आप कंसीडर कर सकते हो 1.4 की रेंज में, और मेन जहां तक अभी जा सकता है मैक्स ऑल टाइम हाई के आसपास $2.3-2.4 की रेंज में, ये हमारा एस्टर का। अगर हम हाइपर लिक्विड की बात करें तो जब हाइपर लिक्विड लिस्टेड हुआ था उस टाइम पर जो इसका प्राइस था, इसका लो था यहाँ पर लगभग $9 का, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, $60 के आसपास प्राइस गया, और $60 से यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। 75% तक डाउन आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। 62% ऑलरेडी डाउन आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखोगे ये डिसेंडिंग चैनल है, मतलब एक बेरिश चैनल है। जब जब सपोर्ट लाइन तक प्राइस आया इसके ऊपर मिलेगा आपको, और जब जब रेसिस्टेंस तक जाएगा वहां से करेक्शन देखने को मिलेगी। तो अभी इसका जो सपोर्ट जोन है वो कंसीडर कर सकते हो आप 14 से लेकर $18 की रेंज में, $14 से $18 आ सकते हैं। अभी $24 प्राइस चला हुआ है। करंट प्राइस से अगर हम देखें तो जो डाउन आने के चांसेस हैं वो लगभग 35% के आसपास या 40% के तक आप कंसीडर कर सकते हो कि डाउन आ सकता है, ये चांसेस है। बिकॉज यहाँ पर भी अगर आप देखोगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी आपको इनसाइड दिस बेरिश फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ये बेरिश फ्लैग है, ये वाला, ये आपका बेरिश फ्लैग है, और इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। हो सकता है कि प्राइस इसका $25-26 चला जाए, देन करेक्शन और यहाँ तक आ जाए, ये चांसेस हैं अभी हाइपर लिक्विड के अंदर। उसके बाद जो टारगेट है डिपेंड करता है कि पहले एक बार आ जाए। मैं फिर भी कंसिडर कर रहा हूँ कि चलो हम मान लेते हैं कि $14 तक ये आ जाता है, और $14 अगर आता है तो जो इसके बड़े टारगेट है, मैं बड़े टारगेट भी बताऊंगा, छोटे भी आपको अपडेट कर देता हूँ, मतलब अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है उसके पर्पज से भी। तो जो पहला टारगेट है, मेन टारगेट, वो इसका आएगा उस टाइम जब 14-15 आ जाएगा। देन ये की लेवल रहेगा इसका $30 के बाद आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर, और ये टारगेट इसका होगा लगभग 48 से लेकर $51 तक। देन आप 64, 84, और मेन टारगेट आप 105 से लेकर $125 तक की रेंज में कंसिडर कर सकते हो हाइपर लिक्विड का। टाइम कितना लगेगा वो नहीं कह सकते, डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या मूवमेंट दिखाती है। तो ये था ओवरऑल एस्टर का और हाइपर लिक्विड का कंप्लीट रिव्यू। आपके क्या सजेशन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और चलती है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।